हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इन सारे टॉपिक्स के पीडीएफ में गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि सारे पीडीएफ एक बार पढ़ने के बाद, सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद ये वीडियो देखें तो अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग मटेरियल्स और उसकी प्रॉपर्टी इस मशीन डिज़ाइन में क्यों ज़रूरी होती है। कोई भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए या कोई भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे कंसिडरेशंस लेके चलने पड़ते हैं। मान लीजिए एक कोई पेन बनाना है, पेन डिज़ाइन करना है, तो हम किस किस पैरामीटर को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि कौन सी उसकी मटेरियल हो सकती है, उस मटेरियल वो कौन सा मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, मेटल, नॉन मेटल, कौन से मेटल से, कौन से मटेरियल से वो पेन बनाया जा सकता है और उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस इंजीनियरिंग मटेरियल्स और उसके प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स: ऑल द मटेरियल्स यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कैन बी पुट इनटू 6 बेसिक ग्रुप्स। 6 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग मेटल्स। द सेकेंड वन इज alloys, which are metals and non-metals. The third one is polymers like plastics, rubbers और elastomers. The next one is ceramics, जिसको हम हिंदी में चीनी मिट्टी बोलते हैं। एक अनोखा प्रकार का एक सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, जिससे जो घरों में यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं, कप होता है, ग्लास होता है और बहुत सारे आर्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सिरामिक से बनाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट्स एंड द लास्ट वन इज मिसलिनियस मटेरियल्स विच इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये सारे मटेरियल्स जिनको हम मशीन डिज़ाइन में कोई भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते समय कंसिडर करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं। अब इन सारे मटेरियल्स का हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले metals. So metals are divided into 2 types. The first one is ferrous metals and the second one is non-ferrous metals. Ferrous metals क्या होता है? It includes all types of irons such as cast iron, wrought iron, steel and their alloys, spring steel, silicon steel, high speed steel. फेरस मेटल वो होता है जिसमें आयरन उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील आयरन, और उसके एलॉयज जैसे कि स्प्रिंग स्टील, सिलिकॉन स्टील और हाई स्पीड स्टील। तो ये सारे फेरस मेटल्स हैं जिनको हम मशीन डिज़ाइन में मटेरियल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मेटल में ही दूसरा होता है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल वो मेटल होता है which have a metal other than iron as their main constituent and include aluminium, copper, lead and their alloys. ये एक ऐसा मेटल होता है जिसमें आयरन के अलावा कोई दूसरा इसमें कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड। ब्रास बनाने के लिए इसका मेन जो कंस्टिट्यूएंट वो होता है कॉपर। कॉपर और जिंक को दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिला करके, दोनों के कंपोजिशन से हम ब्रास बना सकते हैं। सिमिलरली ब्रॉन्ज, शायद हिंदी में तांबा कहते हैं, जो वो कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। ड्यूरेलियम जो है एल्यूमिनियम और कॉपर का कंपोजिशन है। तो ये सारे एलॉयज जो हैं वो नॉन फेरस मेटल्स में आते हैं। सब उसके बाद देखते हैं पिग आयरन, जो कि एक मेटल होता है, फेरस मेटल है। अब पिग आयरन होता क्या है? पिग आयरन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जिससे हम, एक ऐसा सब्सटेंस है जो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फेरस मेटल्स सच एज
कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। ये तीन चीजें, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील बनाने के लिए हमको पिग आयरन की जरूरत पड़ती है। अब ये पिग आयरन कहाँ से हम बनाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिग आयरन जो है वो आयरन ओर से बनता है, और आयरन ओर जो है वो हम माइंस से प्रोड्यूस करते हैं, माइंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोई भी माइंस से हम जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है आयरन ओर की, वो आयरन ओर को हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस आयरन ओर से हम पिग आयरन प्रिपेयर करते हैं। आयरन ओर 4 टाइप्स के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सिल्डरलाइट, जिसमें मेनली 2 टाइप्स के जो बोथ ऑफ द फर्स्ट, जो पहला जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन जनरल यही दो जो आयरन ओर होते हैं वो ज़्यादा एबंडेंट है नेचर में, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इस आयरन ओर को हम एक ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, जिससे हम पिग आयरन एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं। उस ब्लास्ट फर्नेस में कोक जो है फ्यूल के तौर पे काम किया जाता है, और लाइमस्टोन जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयरन ओर से पिग आयरन बनाते समय जो प्रोसेस होता है उसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उस ब्लास्ट फर्नेस में। पहला प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है कैल्सिनेशन, और थर्ड होता है जो स्मेल्टिंग। कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसमें आयरन ओर की जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको हम वॉश करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद वही जो आयरन ओर है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस में होता है, जिसको हम रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ निकलने के बाद अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट होता है या मॉइस्चर उसमें रह जाता है उस आयरन ओर में, तो उसको हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं एक सुटेबल किल में, एक सुटेबल फर्नेस में हीट करके। थर्ड होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में रिडक्शन होता है, और वो जो रिडक्शन जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो लाइमस्टोन, और जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो कोक। अल्टीमेटली हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है आयरन ओर से पिग आयरन। तो पिग आयरन इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर फेरस मेटल्स सच एज कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। 3 जो फेरस मेटल्स होते हैं, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील, ये तीनों के प्रिपरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए पिग आयरन का होना बहुत आवश्यक है। या पिग आयरन से हमको कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील मिलता है। अब कास्ट आयरन क्या होता है? तो कास्ट आयरन इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड iron, and it is obtained by remelting pig iron with substituted quantities of scrap iron and scrap steel. Cast iron, the carbon present in the cast iron is varies from 2 to 3.5%. तो कास्ट आयरन जो होता है वो एलॉय होता है आयरन और कार्बन का, जिसको हम जो पिग आयरन होता है उसको हम फिर से मेल्ट करते हैं फर्नेस में, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कास्ट आयरन होता है। अब ये कास्ट आयरन की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी कार्बन कंटेंट। तो कास्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो 2 to 3.5% होता है। 2 to 3.5% होता है कार्बन। कास्ट आयरन में 2 टाइप के कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक फ्री कार्बन जिसको हम ग्रेफाइट भी बोलते हैं, और एक कंबाइंड कार्बन जिसको हम सीमेंटाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कास्ट आयरन जो होता है। कास्ट आयरन इज एन इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। कास्ट आयरन जो है वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 1 by 1 देखते हैं। कास्ट आयरन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो सबसे पहला है गुड फ्लूइडिटी एंड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कास्ट आयरन में कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और फ्लूइडिटी अच्छी होनी चाहिए। एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी की क्षमता अधिक होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। चीपेस्ट ऑफ ऑल आयरन एलॉयज, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए सभी बाकी आयरन एलॉयज से। हाई रेजिस्टेंट टू वियर, कोई भी स्क्रैच या पेनिट्रेशन या वियर से उसको बचना हो, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फोर्स अगर हम लगाते हैं तो वो अपने फ्रैक्चर को रेजिस्ट करे, ऐसी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गुड डैम्पिंग कैपेसिटी,
अगर आप कोई मशीन डिजाइन करते हैं और वो मशीन कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग अगर वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, उस कंडीशन में वो जो मशीन है वो ब्रेक ना हो, जिसको हम बोलते हैं गुड डैम्पिंग कैपेसिटी, वो वाइब्रेशंस को वो सस्टेन कर पाए, अपने को उस वाइब्रेशंस को वो सह पाए, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। तो कास्ट आयरन किस किस चीजों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कास्ट आयरन इज जनरली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मशीन टूल बेड्स। जैसा कि हमको पता है कि मशीन टूल बेड्स मतलब कोई भी बड़े बड़े जो मशीन होते हैं उसके जो नीचे के जो फाउंडेशन जो होते हैं, बेस जो स्ट्रक्चर के बेस होते हैं, उसको हम बेड बोलते हैं। जैसे कि लेथ मशीन जो लेग होता है या जो नीचे का जो पोर्शन होता है, बेस होता है, उसको हम बेड कहते हैं। लेथ मशीन बेड, शेपर मशीन बेड, मिलिंग मशीन बेड, ब्रोचिंग मशीन बेड, और भी बहुत सारे मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिसके बेड्स जो हैं वो कास्ट आयरन से बनते हैं। रीज़न ये होता है कास्ट आयरन से बनाने का, चूँकि ये जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो ये बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो उसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा क्रिएट होते हैं, उस वाइब्रेशंस को सस्टेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कास्ट आयरन में अधिक होती है। इसलिए हम जो मशीन टूल का जो बेड बनाते हैं वो कास्ट आयरन का होता है। पाइप फिटिंग्स एंड वॉल बॉडीज, पाइप फिटिंग के लिए कास्ट आयरन का यूज करते हैं। पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस इन आईसी इंजिन, जो आईसी इंटरनल कंबशन इंजन के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि पिस्टन रॉड, पिस्टन रिंग्स, सिलेंडर ब्लॉक, जो सिलेंडर होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है सिलेंडर का, इंटरनल पार्ट होता है सिलेंडर का आईसी इंजन का, जो हम अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो आईसी इंजन यूज़ करते हैं, वो सारे चीज़ कास्ट आयरन से बनते हैं। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कास्ट आयरन जो भी मटेरियल है जो हमको मशीन डिज़ाइन में यूज़ होता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ाइनिंग एनी मशीन एलिमेंट और मशीन। तो कास्ट आयरन के बहुत सारे टाइप्स हैं एज पर द एप्लीकेशंस। ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन और नोड्यूलर कास्ट आयरन, जिसको हम डक्टाइल आयरन भी कहते हैं। ये 4 टाइप के मेनली कास्ट आयरन के टाइप हैं: ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन और मेलिएबल कास्ट आयरन, एंड द लास्ट वन इज नोड्यूलर कास्ट आयरन। उसके बाद देखते हैं अपन रॉट आयरन। पिग आयरन से हमने 3 मटेरियल, 3 फेरस मेटल्स हमने प्रोड्यूस किया था। कास्ट आयरन जिसको अभी हमने देखा है रिसेंटली, अब अपन देखेंगे रॉट आयरन, उसके बाद अपन देखेंगे थर्ड वन जो है स्टील को। तो दूसरा है रॉट आयरन। द रॉट आयरन इज अ फेरस मेटल कंटेनिंग लेस देन 0.1% कार्बन विथ 1 to 3% ऑफ फाइनली डिवाइडेड slag. It is obtained by burning away carbon from molten iron and subjecting the product to hammering and rolling. इस कॉस्ट जो रॉट आयरन होता है बहुत ही प्योर फॉर्म होता है, जो आयरन का, पिग आयरन का बहुत ही प्योर फॉर्म होता है जिसमें ओनली 0 to 0.1% जो होता है कार्बन इसमें रहते हैं। ये जो रॉट आयरन है वो जो मोल्टन, जो पिघला हुआ लोहा रहता है, उससे हैमरिंग करके, प्लास्टिसिटी से हम हैमरिंग करते हैं उस पिघले हुए मोल्टन आयरन या लिक्विड जो मोल्टन मेटल होता है उससे हम हैमरिंग करते हैं, और वो जो शेप देना रहता है वो हम दे सकते हैं हैमरिंग करके या रोलिंग मिल में रोल करके। तो ये रॉट आयरन है। रॉट आयरन की जो फीचर्स हैं, प्योरेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ आयरन, ये सबसे ज़्यादा प्योर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें ओनली 0.1% कार्बन कंटेंट होते हैं। तो सेकेंड वन इज गुड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड टफनेस। ये तीनों के बारे में हम समझेंगे कुछ इस टॉपिक के बाद कि डक्टिलिटी क्या होता है, मशीनेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है और टफनेस क्या होता है। इट कैन बी इजिली फोर्स्ड और वेल्डेड। अगर हम रॉट आयरन में वेल्ड करना चाहें तो आसानी से वेल्ड हो जाए, या फिर फॉर्जिंग प्रोसेस हो जाए। फॉर्जिंग मतलब किसी भी मेटल को प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट करके उसमें हम हैमरिंग करके उसको डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं एक सुटेबल टेम्परेचर यूज करके, तो उसको कहते हैं फॉर्जिंग या फॉर्ज्ड। नेक्स्ट होता है रॉट आयरन के बाद, तो थर्ड जो हमारा जो पिग आयरन से हमको मिलता है वो है स्टील। तो स्टील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल होता है। स्टील इज अ क्रिस्टलाइन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन with carbon content varying up to 2%. स्टील
एलॉय होता है कार्बन एंड आयरन का, जैसा कि कास्ट आयरन था, बट द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द कास्ट आयरन टू स्टील इज कास्ट आयरन जो है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता था वो 2 to 3.5% कार्बन होता था। स्टील में ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 0 to 2% कार्बन होते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है स्टील में। स्टील जो है वो पिग आयरन से मिलता है। एक सुटेबल फर्नेंस, बहुत सारे इसके फर्नेंस और बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं। 3-4 प्रकार के इसके प्रोसेस होते हैं जिससे हम पिग आयरन से स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला होता है ओपन हर्थ प्रोसेस, बेसेमर प्रोसेस, ड्यूप्लेक्स प्रोसेस, इलेक्ट्रिक प्रोसेस, और भी बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं जिससे हम पिग आयरन से स्टील में कन्वर्ट करते हैं। स्टील के भी बहुत टाइप होते हैं, प्लेन कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, मोलिबेडनम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन, ये सारे तमाम जो हैं स्टील के टाइप्स हैं और एलॉय स्टील के टाइप्स हैं। तो ये सारे मटेरियल्स, ये सारे एलॉयज हम मशीन डिज़ाइन में कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले इस मटेरियल्स का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, नियॉन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, वुड यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल, सब्सटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी जो मटेरियल्स होते हैं उन सभी को हमको एक सुटेबल पैरामीटर, एक सुटेबल कंपोजिशन और एक सुटेबल अरेंजमेंट के थ्रू ही हमको इसको यूज़ करना होता है। अब इस मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स, ये जितने हमने मटेरियल पढ़ा है, कास्ट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील और एलॉय के बहुत सारे, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, वेनेडियम, ये सारे के क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि एक डिज़ाइन सक्सेसफुल हो विदाउट एनी फेलियर। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, बहुत सारे जो होते हैं वो प्रॉपर्टी होते हैं। पहला होता है इलास्टिसिटी, जैसा कि आप सब फेमिलियर होंगे, अर्लियर आप लोगों ने कभी स्कूल स्टैंडर्ड में सुना भी होगा इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी विच इनेबल्स द मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसमें हम कोई भी बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्म होकर एक दूसरा पोजीशन लेता है। एंड व्हेन वी रिमूव दैट फोर्स, जब हम उस फोर्स को, उस बल को रिमूव करते हैं, तब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आके वापस ओरिजिनल जो शेप वो वापस ले लेता है। तो उसको हम इलास्टिसिटी, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रबर। जो इलास्टिक रबर होता है, हम उसमें फोर्स लगाते हैं, वो स्ट्रेच होता है, डिफॉर्म होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से और एक नया पोजीशन बना लेता है। जब हम फोर्स या जब हम प्रेशर को अपन रिमूव करते हैं, छोड़ते हैं, तो वापस से वो अपना रिगेन कर लेता है अपना शेप, अपना साइज। तो ये होता है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अपोजिट इसका प्लास्टिसिटी। द सेकेंड वन इज प्लास्टिसिटी, इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। It is the property which enables the material to retain permanently deformation produced under load। अगर कोई भी हम मटेरियल में कोई भी लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं, वो जो मटेरियल होता है वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। अगर हम मटेरियल में फोर्स लगाएं, वो एक नया शेप लिया, बट जैसे ही हमने उस फोर्स को या उस लोड को हमने रिमूव किया, वो वापस से अपने पोजीशन में, इट नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने से वापस से इस पोजीशन में नहीं पहुंच पाता, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट होता है डक्टिलिटी, अ प्रॉपर्टी विच इनेबल्स द मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। अगर हम ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसमें कोई भी मटेरियल जो है वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर एक कोई फोर्स लगाने से हम किसी भी मटेरियल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी,
a property which permits the materials to be rolled or hammered with thin sheets. एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम कोई भी शीट को, कोई भी मटेरियल को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हैमरिंग कर सकते हैं या रोल कर सकते हैं. ये मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट है टफनेस, अ प्रॉपर्टी विच इनेबल्स द मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड्स. इट इज द मटेरियल फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड. इम्पैक्ट लोड जिसमें जो सडनली जो लोड लगता है, उस लोड रेजिस्ट, जो फ्रैक्चर होता है उसको, फ्रैक्चर को रेजिस्ट करने का क्षमता होना चाहिए. ऐसे प्रॉपर्टी होता है टफनेस. रेजिलेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी. द नेक्स्ट वन इज स्टिफनेस. स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस. स्टिफनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट